बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़ में मोहम्मद असलम खान, जो पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल फोरम के चेयरमैन भी हैं और समाजी रहनुमा भी हैं। असलम खान साहब ने कराची समेत पूरे पाकिस्तान में हमेशा लोगों के हुकूक की बात की है और जहां खामियां देखी हैं, जहां हुकूमत की जानिब से या सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, जो भी कोताही देखी, इन्होंने हमेशा उसकी निशानदेही की है। गुज़श्ता दिनों जो पाकिस्तान में सेंसस हुए थे, मरदमशुमारी हुई थी, उसमें जो कराची के साथ ज्यादतियाँ की गई हैं और कराची की आबादी को जाहिर किया गया है, उस पर असलम साहब गुज़श्ता कई सालों से जदोजहद कर रहे थे और इन्हीं इन्हीं की टीम की जदोजहद की वजह से जो है वफाकी हुकूमत ने दोबारा मरदमशुमारी कराने का फैसला किया है। लेकिन मरदमशुमारी का जो फैसला किया गया उसमें कुछ नकाइस मौजूद है, जिसकी वजह से आज हमने मोहम्मद असलम खान साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी थी और वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, तो मैं उनसे कुछ सवालात पूछूंगा। कुछ सेंसस के हवाले से कुछ सवालात होंगे, कुछ मुल्क की सियासत के हवाले से कुछ सवालात होंगे और कुछ खुसूसन कराची और सिंध के सियासत के हवाले से कुछ मैं इनसे पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, आपको खुशामदीद मैं कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो जदोजहद की है गुज़श्ता कई सालों से कराची की आबादी के हवाले से, जो मरदमशुमारी में नकाइस थे और आबादी को निस्फ ज़ाहिर किया गया, और अब जो दोबारा मरदमशुमारी हो रही है उसमें भी वही नकाइस मौजूद है, उसके लिए भी आप आवाज़ उठा रहे हैं। तो मुझे ये फरमाइएगा कि ये जो इस मरतबा भी फिर वफाकी हुकूमत ने मरदमशुमारी का उसी तरह से फैसला किया है कि जो मुस्तकिल एड्रेसेस हैं शनाख्ती कार्ड पर, उनकी आबादी वहीं जाहिर की जाएगी। तो इससे तो एक मरतबा फिर कराची के साथ जाती होगी और वो जो कराची में दो दो 1.5 या 2 करोड़ लोग जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके शनाख्ती कार्ड मुस्तकिल जो हैं वो दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों से, तो इस तरह से तो फिर वही सिलसिला होगा और आबादी जो जिस जाहिर की जाएगी। तो इस हवाले से आपकी जदोजहद और आपने गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद का भी दौरा किया, वहाँ भी कौम से मुलाकात की, तो इसके मुताबिक बताइएगा कि ये किस हद तक जो है, कहाँ तक पहुँची है ये आपकी जदोजहद। देखिए, इस पर हमने शुरू से जद्दोजहद की। जिस वक्त सेंसिस हो रहे थे उस वक्त भी हमने आवाज़ बुलंद की थी कि सेंसिस सही होने चाहिए। लेकिन इस शहर कराची की, बल्कि सिंध की भी बदकिस्मती है कि जब सेंसिस हुए इस शहर में तो सिंध को भी नुकसान हुआ, कराची को भी नुकसान हुआ, और यहाँ की आबादी हमेशा 1957 से लेकर जितने भी सेंसिस हुए इसमें कराची की आबादी को हमेशा कम दिखाया गया। तो ये तो एक वैसे ही, यानी आप जो जिस शहर के लिए आप यूटिलिटी के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं, जब उस शहर में आबादी ज़्यादा होगी और आप कम शो करेंगे तो प्रोग्राम जो है वैसे ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा ना रोड का प्रॉब्लम हल हो सकेगा, ना पानी का, ना एजुकेशन का, ना हेल्थ का। इसमें ये ज़रूरी है कि जितनी भी आबादी इस शहर की है या सूबे सिंध की है, सूबे सिंध में कम से कम 50 लाख से ज़्यादा पख्तून आबाद हैं जो मुस्तकिल यहीं के रहायशी हैं। 40 लाख से ज़्यादा कराची में आबाद हैं, यानी 10 लाख से ज़्यादा सिंध में और 40 लाख से ज़्यादा जो है वो कराची में आबाद है, और उनका मुस्तकिल एड्रेस जो है वो उनके अपने शहरों का है। तो आप मुझे बताएं, वो यही रह रहे हैं, बाज़ लोग गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, बाज़ लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, उनके अपने एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ बिजनेस कर रही है। हाँ, बिजनेस कर रही है, यहीं रह रहे हैं, मजदूरी कर रही है, जॉब कर रहे हैं, यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं लिख रहे हैं, यहीं पर सब कुछ रह रहे हैं, और ये यहाँ से जाएंगे भी नहीं। जब जाएंगे नहीं तो इनका नाम चाहे इनके मैं जब कराची आया तो मेरे तो वालिद साहब ने, मैं पठान हूँ, तो मेरे वालिद साहब ने तो मेरा मुस्तकिल एड्रेस जो है मर्दान पे लिखा है। तो उसका मतलब है कि जब भी यहाँ की कराची की सेंसिस होगी तो मैं और मेरे बच्चे सारे के सारे क्या मर्दान में रजिस्टर्ड होंगे। मैं इसी शहर में रहता हूँ, इसी शहर में रिटायर हुआ हूँ, मैं इसी शहर से मैंने नौकरी की। इसी तरीके से 40 लाख से ज़्यादा जो पठान है इस शहर में, वो यहीं रहते हैं और यहीं पर उनके बच्चे पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, दुकानें, कारोबार, बिजनेस सब, और यहाँ जाएंगे भी नहीं। इसी तरीके से 20 लाख से ज़्यादा पंजाबी हैं जो यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं लिखते हैं, यहीं पर मरते हैं, और यहीं पर ही उनकी जो तदफीन भी होती है, और यहीं पर उनका सारा मफाद इसी शहर से वाबस्ता है, इसी सूबे से वाबस्ता है। लेकिन उनका मुस्तकिल एड्रेस जो है वो पंजाब का होगा। उनका जब नाम सेंसिस में उधर से जाएगा, और यूटिलिटी जब भी सेंसिस जिस हवाले से होते हैं
तो जब 20 लाख ये चले गए, 20 लाख से ज्यादा सराइकी हैं, इसी तरीके से 6 लाख बंगाली हैं, 6-7 लाख बंगाली हैं जिनका नाम जो है वो इस शहर से उनके शनाख्ती कार्ड ही नहीं बने। इसी तरीके से कोई 3-4 लाख से ज्यादा जो माइग्रेट करके पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान गए थे, मशरकी पाकिस्तान के बाद जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश बनने के बाद जब वो लोग कराची आ गए तो कराची में भी उनके साथ वो प्रॉब्लम है कि जनाब वो पाकिस्तानी आज तक उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बन सके। यानी आप समझ ले 1 करोड़ से ज्यादा अफराद जो है इस शहर कराची में जिनका नाम मुस्तकिल पता और शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से, अफगानी है यहाँ पर होने की वजह से सेंसिस में उनका नाम कराची शहर से और सिंध से शामिल नहीं किया जाएगा। एनएफसी अवार्ड में सिंध को नुकसान हुआ, कराची की जो है आबादी को जो है ना, कराची के लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ। इसी तरह हैदराबाद और सक्कर में भी आप देख लेंगे लाखों की तादाद में पठान है और उनका मुस्तकिल एड्रेस या तो कोयटा का होगा या केपी का होगा। तो वो लोग सारे के सारे जब उनका नाम सेंसिस में उनके शहर से आएगा तो यूटिलिटी पे कहां से देंगे? एनएफसी अवार्ड में ये मुझे बताइएगा, ये जो आप जो खदशात बता रहे हैं इससे तो सिंध गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा, सिंध गवर्नमेंट के बजट में जो है वो कटौती होगी। तो इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट आपके साथ क्या ताउन कर रही है? क्या सिंध, हालांकि पीपल्स पार्टी का ये बेस है और गुज़श्ता 12-13 सालों से हुकूमत में शामिल है, इससे पहले भी वो हुकूमत में शामिल रहे, तो इससे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी नुकसान है। फंड में कटौती होगी तो उसमें आप वज़ीर आला से या पीपल्स पार्टी के लोगों से आपने कोई ताउन लिया है या इनकी कोई जद्दोजहद आपके साथ है? ने तो ये सारे मसले मसाइल पैदा किए अपने वोट को पक्का करने के लिए। उन्होंने सिंध में तफरीक का एक बहुत बड़ा बीज बो दिया है और जिसकी वजह से जो है वो एक सूबे में रहते हुए 2 वाज़े लकीरें वाज़े कर दी इन्होंने। और वो पीपल्स पार्टी जो है वो उसको, हालांकि नुकसान सिंध को है, कराची के साथ साथ सिंध को नुकसान है। एनएफसी अवार्ड में कराची को तो नहीं मिल रहा ना, सिंध को एनएफसी अवार्ड में मकसद भी यही है। एनएफसी अवार्ड में 1 से 1.25 करोड़ अफराद की कटौती, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कौमी और सूबाई असेंबली के हल्के बढ़ेंगे, हल्का बंदियां कौमी असेंबली की जो सीटें सिंध को मिलने वाली तो है। क्या पीपल्स पार्टी उससे खौफजदा है कि शहरी हल्के जब बढ़ेंगे तो हम लोग ऐसा ना हो कि अक़लियत में आ जाएं या हुकूमत बनाने में हमें मुश्किलात पेश हो? देखिए अक़लियत में नहीं आएंगे, शहरी इलाके के बढ़ने, सीटें बढ़ने से भी अक़लियत में नहीं आएंगे। सिंध की आबादी ज्यादा है, लिहाजा ये खौफ नहीं होना चाहिए। और सूबा सिंध है, इस सिंध की धरती के अंदर सब रहते हैं, पंजाबी, पठान, सिंधी, महाजिर सब रहते हैं। तो इस शहर इसमें तो पीपल्स पार्टी को सोचना नहीं चाहिए। कौमी पार्टी है पीपल्स पार्टी, लेकिन उसने अपने आप को सिंध तक महदूद कर लिया है। मैं वजीर आला सिंध बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील करता हूं कि इस दफा सेंसिस को सही तरीके से करा लो ताकि सिंध को भी फायदा हो और कराची को भी फायदा हो। हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम कराची में रहते हैं, हम तो इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हम तो पहले ही ये तजवीज दे चुके हैं कि पाकिस्तान में जितने भी कौम के नाम पर जो सूबे बनाए गए, तासुब अगर खत्म करना है तो पाकिस्तान में जितने इंतजामी यूनिट हैं, जितने यूनिट डिवीजन है, उतने जो है जितने डिवीजन है उतने इंतजामी यूनिट बनाकर सिंध में जितने सिंध के नाम से बनाए, लेकिन बनाए इंतजामी यूनिट बनाए जाए और लोकल गवर्नमेंट को अख्तियारात दिए जाएं। जब तासुब भी शहर से खत्म होगा, इस मुल्क से खत्म होगा और सूबे से भी खत्म होगा। तासुब खत्म करने के लिए जरूरी है कि छोटे छोटे इंतजामी यूनिट बनाकर जो है लोगों के मसाइल उनके दहलीज पर हल हो सके। अच्छा ये बताइएगा, ये इस सिलसिले में आपने कोई हुकूमती सतह पर कोई राब्ते किए हैं? देखिए हुकूमती सतह पे हम क्या राब्ते करें, हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। अब हमने इस पे काम शुरू कर दिया है और अब इस पे हम पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को लेटर लिखेंगे, खत लिखेंगे कि इससे कराची की आबादी को नुकसान पहुंच रहा है। और कराची को नुकसान पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। आप याद रखें, जो लोग ये समझते हैं, चाहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट हो, लोगों के दिलों में जब नफरत होगी, लोगों को दीवार से लगाया जाएगा तो उससे नुकसान पहुंचता है। किसी को भी कमजोर मत समझो। मुझे तो ये लगता है कि इस शहर के अंदर, कराची शहर से, सूबे सिंध में इसलिए नाम लेता हूँ कि लोग फिर फौरन बोल देते हैं यार कि तुम जो है ना कराची की बात कर रहे हो। मैं कराची के साथ साथ तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं आज देख ले नौकरियों की सूरत हाल क्या है। क्या किसी सिंधी यानी जो कराची का सिंधी है, मलिर का रहने वाला है, ठट्ठा का जो सिंधी है, जोकी है,
अब मुझे बताएं कितने लोग जोखिम जो है वो सिंध गवर्नमेंट में मुलाजमत में, कितने मलीर के सिंधी जो है वो या कच्ची हैं या लियारी के बलोच हैं, या जितने इनको नौकरियां मिली है सिंध में। इस तरह एक कराची को बिल्कुल अलग कर दिया गया। कराची का सिंधी, कराची का बलोच, कराची का महाजिर, कराची का पठान, कराची का पंजाबी, कराची का सराइकी अपने आप को यहाँ कराची शहर में ये महसूस करता है कि हम सिंध का हिस्सा नहीं है। जब तक कि हम इसको देखें अगर हिस्सा बनाना है तो उनको लोगों को उनके राइट दो। 1 ग्रेड से लेकर 15 ग्रेड तक की नौकरी डिस्ट्रिक्ट की बुनियादों पर मिलती है। आप इसी तरह हैदराबाद चले जाएं, हैदराबाद में भी 10-12 लाख पठान है और उनका नाम भी जो है उनके केपीके से आएगा। तो आप मुझे बताएं इस शहर को, इस सूबे को कितना नुकसान है। और इस नुकसान हम तो आपस में बैठकर एक दूसरे को बर्दाश्त करें। भाई देखिए ना मैंने यहाँ से कहीं जाना है, ना अब्बासी साहब आपने कहीं जाना है, इसी शहर में रहना है, चाहे वो पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, बलोच हो, जो लोग इस शहर में आ गए वो इसी शहर में रहेंगे। अब मैं आप सोचे ना 15 से 20 लाख से ज्यादा सिंधी जबान बोलने वाले जो है वो यहाँ आके रह रहे हैं, यहीं जॉब कर रहे हैं, यहीं पर जो है ना उनका कारोबार है, यहीं बिजनेस कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं सेंसस में उनका नाम कहां से होना चाहिए? कराची से होना चाहिए। लेकिन अशरफ साहब, मैं दूसरों की तो बात नहीं करता, लेकिन जो वहाँ के बाहर से जो लोग आए हैं यहाँ, होता ये है कि वो वोट देने फिर वहाँ अपने इलाकों में जाते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि मैंने हल्के देखे हैं कि वहाँ से फिर यहाँ लोगों को गाड़ियों के जरिए वहाँ बुलाया जाता है। वोट का इंदराज उन लोगों का वहाँ है, उनको जो है वो अमूमन वहाँ बुलाया जाता है। मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा लोग जो है वो वोट भी वहाँ कास्ट करते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारा ये मुतालबा है, अगर आप सेंसिस इस तरह कर रहे हैं तो जो सेंसिस में 2017-16 में जो सेंसिस 16 में सेंसिस हुई 17 में 2017 जो लास्ट सेंसिस हुए थे उस पे आप एक कट डेट लगा दें कि उसके अलावा जो शख्स यहाँ गवर्नमेंट मुलाजमत कर रहा है, जो कारोबार कर रहा है, जिसने मकान खरीदा हुआ है, वो उसको मकान खरीदने का राइट खत्म कर दिया जाए, उसको जरूरी हो। क्योंकि देखा ना इस शहर से वो यूटिलिटी हासिल कर रहा है, तमाम कारोबार कर रहा है, तमाम चीजें कर रहा है, लेकिन सेंसिस में उसका नाम जो है वो उसके अपने सूबे से। तो ये पाकिस्तान की, मैं एक आपको याद दहानी कराता चलूं, हमारे गवर्नर थे जनाब, जो साबिक गवर्नर थे, जो फौजी थे, जनरल साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था। उनका ये कहना था कि जितने लोग दूसरे सूबों से यहाँ आए हैं, यहाँ क़याम पजीर हैं, यहाँ यूटिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, या उन पर हमारे सिंध गवर्नमेंट के जो अखराजात होते हैं वो सूबे हमें पेमेंट करें। अगर वो सेंसस में नहीं आते हैं, मरदमशुमारी में नहीं आते हैं, तो वो सूबाई हुकूमतें उन हिसाब से हमें सिंध गवर्नमेंट को पेमेंट करें ताकि हम उनको यहाँ यूटिलिटी प्रोवाइड करें। उसके बाद उनकी गवर्नरशिप खत्म कर दी गई थी। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था और हमने इसमें लिखा था कि भाई NFC अवार्ड का जो पैसा है, जब ये सूबे में यहाँ रहते हैं तो सूबों को चाहिए, ठीक है ना, मतलब नाम उनका वहाँ है, रिहाइश उनकी वहाँ है, तो सूबों को चाहिए उस हिसाब से जितनी आबादी यहाँ पर है वो उन लोगों के जो NFC अवार्ड में जो पैसा है वो सिंध को मिलना चाहिए। और सिंध को चाहिए कि फिर जो है ना, आप देखें कितनी बदकिस्मती है, इस मुल्क के जितने भी सियासतदान हैं जब इख्तिदार से बाहर होते हैं तो कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को हम ताकत देंगे, और जब जैसे ही वो इख्तिदार में आते हैं, पीपल्स पार्टी तो यहाँ अरसद दराज से है, वो तो चाहती नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी हो, लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार दिए जाए। बात ये है कि यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट के जितने भी इंतखाबात कराए गए हैं वो फौजी गवर्नमेंट में हुए हैं। एक मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए हैं, वो भी मुतनाज़ा थे। लेकिन उससे पहले जितने भी इंतखाबात हुए वो जो फौजी जनरलों के दौर में हुए। जमहूरियत की तो ये बात करते हैं, लेकिन असल जमहूरियत तो प्रोवाइड हमें जनरल करते हैं। अभी जो सूरत हाल है, देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा, लेकिन आप जिस सूबे की, इस शहर की, इस सिंध की, इस मुल्क की जो सूरत हाल है, तो मेरे से अगर कोई कहे ना कि ये कैसी जमहूरियत है, मुसलमानों में जमहूरियत रास आती नहीं है, और पार्लिमानी सिस्टम तो मुसलमानों में वैसे ही फेल है। आप मुझे बताएं कि अगर पार्लिमानी सिस्टम में अगर आप कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट और वजीरों के अखराजात निकाल लें तो खरबों रुपए जो है ना इन लोगों पर खर्च होते हैं। और आप यकीन करें, कौमी असम्बली देख ले, सूबाई असम्बली देख ले, बास कौमी असम्बली और सेनेट के वो मेंबरान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अखराजात लेते हैं और माली बेनिफिट्स हासिल करते हैं, और अपने हवाले से जो है ना वो पूरे खानदान को, पूरी फैमिली को उन्होंने अपने सेट किया हुआ है, नौकरियां लगवाई हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है, एजुकेशन और दूसरी बहुत सी बनाते हैं ली हुई है, लेकिन वो एक लफ्ज भी न कौमी असम्बली में बोलते हैं, न सेनेट में बोलते हैं, न सूबाई असम्बली में
बोलते हैं। यानी इसका मतलब है कि उस पाकिस्तान में क्या तमाम मुस्लिम ममालिक में जमहूरियत फेल है। और आप सोचें कि यहाँ पर ये जो 5 साल के लिए जो इलेक्शन होते हैं ना, 5 साल के लिए इलेक्शन तो होने नहीं चाहिए। 7 साल के लिए फ्रांस में होते हैं, हम कहेंगे कि इसको 7 साल के लिए फ्रांस की तरफ कर दिया जाए और मुल्क में सदारती निजाम लाया जाए। सदारती निजाम में आप देख लें जितने लोगों को बेनिफिट मिलते हैं, और जब पार्लिमानी गवर्नमेंट आती है, जब पार्लिमानी गवर्नमेंट आते ही आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है ना हमारे यहाँ तासुब शुरू हो जाता है। जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, आप देखें नवाज शरीफ वाले ये नारा लगा देते हैं कि पंजाबी तेरे पक्को लग गया था, सिंधी जो है ये नारा लगाते रहते हैं कि भाई हम ना खप्पे ना खप्पे, ये सारे नारे लगाते हैं। यानी तासुब शुरू जब होता है जब इलेक्शन का करीब इलेक्शन के 1-2 साल करीब, आप देखें जैसे ही इलेक्शन शुरू होंगे तासुब शुरू हो जाएगा। पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, महाजिर, इसके अलावा जो देवबंदी, बरेलवी, अब टीएलपी बना दी गई है, इसी तरीके से देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये सारी चीजें डिफरेंशिएट होता है जब इलेक्शन होते हैं। तो मैं कहता हूं ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा पार्लिमानी इलेक्शन का, जिसमें कौम तकसीम दर तकसीम होती चली जाती है और जो है चंद लोगों को मजे मिलते हैं और वो देख रहे हैं। अब कराची को मैं ये कहता हूँ, कराची से फेडरल गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा वसूल कर रही है, गवर्नमेंट भी वसूल कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट भी वसूल कर रही है, सिंध गवर्नमेंट भी वसूल कर रही है। और आप जाके कराची की हालत देखें, स्कूलों की हालत देख लें, आप सबसे कितने अफसोस की बात है कि आप छोटे-छोटे इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 13 साल में कराची में कोई नया स्कूल तामीर नहीं हुआ है सरकारी बुनियादों पर। कोई नया सरकारी स्कूल नहीं बनाया गया है और जितने भी स्कूल बनाए गए हैं तिजारती बुनियादों पर, प्राइवेट स्कूलों में इजाफा हुआ है। सरकारी स्कूल एक भी तामीर नहीं हुआ है। जो पुराने स्कूल हैं उनको रेनोवेट जरूर किया गया है। देखिए रेनोवेट भी जाकर अगर आप रेनोवेशन के नाम से देखेंगे ना, एजुकेशन का बजट निकाल लें, कितना उन्होंने रेनोवेट करने के नाम पर या स्कूल बनाने के नाम पर जो पैसे खर्च किए आप निकाल लें। और आप मेरे साथ चलें, पूरे सूबे में कराची शहर के अंदर जो रेनोवेशन के नाम पे, फर्नीचर के नाम पे पैसे लिए गए, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से पैसे आते हैं, सारी चीजों से आते हैं, आप चल के देखेंगे तो आप बोले सोचेंगे यार वहां काम ही नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, कहीं पर भी सब पैसे खा लिए गए। और अगर इस कुल तमाम सिर्फ एजुकेशन, आप एजुकेशन को देख लें, एजुकेशन को देख लें, आप हेल्थ को देख लें, आप हेल्थ को देखकर कान पकड़ेंगे। जो मॉरली करप्शन है, जो फाइनेंशियली करप्शन है हेल्थ में और इरिगेशन डिपार्टमेंट में, मैं इसमें कुछ आपको बताना चाहूँ। अभी मैंने कुछ खबरें चलाई थी हेल्थ के खिलाफ, मैंने बड़ा वर्क किया है हेल्थ में। जो कोविड के नाम पर हॉस्पिटल बंद किए गए, वहाँ कोई पेशेंट नहीं है, उनकी तमाम पेमेंटें, खाने की भी पैसे पेमेंट हुई है वहाँ पेशेंट के नाम पर, और मेडिसिन के नाम पे भी वहाँ पूरे साल की अदायगी हुई है, जबकि ना किसी को कोई दवा दी गई है। पेशेंट ही नहीं एडमिट किए गए इसलिए कि कोविड के नाम की वजह से जो था उसकी वायरस की वजह से तमाम ओपीडीज बंद थी, लेकिन पेमेंटें तमाम पूरी हुई हैं उसमें। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि इस मुल्क पर अल्लाह ताला का क्यों नहीं अज़ाब आएगा कि जहां पर मेडिकल के नाम पर, माजरत के साथ, वकील भी इस मुल्क में हड़ताल करते हैं, डॉक्टर भी इस मुल्क में हड़ताल करते हैं। कहीं दुनिया में आपने सुना है कि वकील और डॉक्टर भी हड़ताल करते हैं? वकील तो मसीहा है, एक मरीज जो बेचारा जो पकड़ा गया है और जो बेकसूर है वो पकड़ा गया है। अब जिस दिन उन्होंने वकीलों ने हड़ताल कर दी तो वो बेचारा फिर जेल में, उसकी जमानत नहीं हो सकती। इसी तरीके से डॉक्टर, आप देखें कई लोग मर गए। अगर ये तरक्की याफ्ता ममालिक में डॉक्टर हड़ताल करें और अगर कोई आदमी मर जाए तो 302 का केस उन लोगों पर बनता है जो डॉक्टर हड़ताल की वजह से जो है मरीज मर गए। इस मुल्क में, इस शहर में कुछ होते ही नहीं है। यानी जो मसीहा है डॉक्टर, वो हड़ताल पे, ओपीडी बंद पड़ी है, लोग मर रहे हैं। इस शहर, इस मुल्क में गरीब लोग हैं, कहाँ जाए? आप जिस दिन हड़ताल करते हैं डॉक्टर, आप जाके देखें तो सही। आप जिस दिन वकील हड़ताल करते हैं आप जाके देखें तो सही, लोगों की क्या हालत होती है। मैं वकीलों से भी खुदा हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते स्ट्राइक नहीं करो, अपने मुतालबे के लिए लोगों के काम होने दो। इसी तरीके से डॉक्टरों से भी मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि अपने मुतालबात के लिए खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हड़ताल ना करो। एक जान बड़ी कीमती होती है। आज अगर तुम जो कुछ कर रहे हो और इसका तुम्हें जो है ना वो मुकाफाते अमल भुगतना पड़ेगा। डॉक्टरों को देख लीजिएगा कि अगर ये जितने लोग भी इनकी वजह से मरते हैं तो इनके खानदान के लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा, इनके बच्चों के साथ मुकाफाते अमल। असलम साहब ये बताइएगा कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 13 साल से हुक्मरान है और इन 13 सालों में जिस तरह से सिंध समेत और ख़ास तौर पर कराची
के लोगों को इस हुकूमत ने बड़ा मायूस किया है। सिंध की भी यही सूरत हाल है, तमाम शहरों की सूरत हाल है। ड्रेनेज का निज़ाम नाकारा हो चुका है, पीने का पानी साफ नहीं है, और अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। आए दिन डाका जनी और अगवा बराए तावान की वारदातें सिंध के हर ज़िले से लोग जो है वो अगवा हुए हैं, डाकुओं के पास हैं और बाजियाब होते हैं, कुछ होते हैं फिर अगवा हो जाते हैं। ये सिलसिला जारी है। कराची की सूरत हाल आपके सामने, ड्रेनेज सिस्टम तबाह है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, नौजवान लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। कराची में नौकरियों की बुनियादों पर बड़ा तासुब का मुजाहरा किया गया है। ख़ास तौर पर कराची में जो इंतज़ामी उमूर हैं, पुलिस से लेकर और बाला अफसरान तक, वो सब बाहर से बुलाकर लोगों को लगाया गया। और कराची के जो मुकामी अफराद थे उनको तमाम पोस्टों से, तकरीबन 90% पोस्टों से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से कराची में शदीद इसराफ पाया जाता है और लोगों में बड़ी मायूसी है और एक फ्रस्ट्रेशन सी पैदा हो गई है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें आपकी जिद्दोजहद कहाँ तक है और इसका हल क्या है? देखिए, सियासत जो है एक ऐसी बेरहम चीज़ है जिसमें इख्तिदार के लिए जो इख्तिदार में होते हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपने इख्तिदार के मामलात को देखते हैं कि उनका इख्तिदार कैसे सेफ रहे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी जब भी आती है, आप देखें सबसे ज़्यादा सिंधी और महाजिर का जो मामला पैदा करती है वो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी पैदा करती है। और इसके साथ साथ ये दो जमातें पूरे सिंध में हुकूमत करती रहीं, एक MKM और एक पीपल्स पार्टी। इन्होंने सबसे ज़्यादा तासुब फैलाया। आज आप देख लें, सिंधी और महाजिर, पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ सिंधियों की जमात रह गई है। इसी तरह MKM तो इलाकाई पार्टी थी। मुस्लिम लीग नून को देख लें आप, मुस्लिम लीग नून लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के जो अपर इलाके की पार्टी है। KPK में आप देख लें तो KPK में पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई भी पार्टी 2 दफा हुकूमत करती रही है। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपको पता है, जैसे चाहे चलाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कराची को जो है वो पीपल्स पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के रहम व करम पर छोड़ दिया है। यहाँ की जितनी भी इंतजामिया है, DC से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक जितने भी लोग हैं, उसमें से 90% लोगों का ताल्लुक इस शहर कराची से नहीं है। मैं जबान से बात नहीं कर रहा हूँ, उर्दू बोलते हैं या महाजिर हैं या पंजाबी हैं, पठान है, सिंधी है या बलोच है। आप सिर्फ ये देखें कि उनका ताल्लुक इस शहर कराची से नहीं है। हालांकि इस शहर में पठान भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, लियारी का इलाका भी है। आप ठट्ठा को देख लें, ठट्ठा में मुझे बताएं जोखियो जो है कितनी बड़ी आबादी है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कितने जोखियो ठट्ठा में SHO है और कितने जोखियो जो है ना वो कराची में SHO है या पुलिस में है। इसका मतलब ये है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जिस तरीके से वायसराय जब आया था अंग्रेजों का, तो उसने क्या किया था कि इसी तरीके से जितनी भी हायर पोस्टें थी वो अंग्रेज रखी हुई थी और निचली पोस्टों पे तमाम दूसरे लोगों को लाके रखा हुआ था। ताकि यूपी में बिहार के लोग होते थे, बिहार में यूपी के लोग होते थे। इसी तरीके से उन्होंने ये किया हुआ है कि कराची में इंटीरियर के लोग हैं और इस तरीके से साबित करते हैं वो लोग। आप मुझे देख लें ना, आप कराची शहर में चले जाएं, आपको ऐसा उनको कोई हमदर्दी नहीं है इस शहर से, इस शहर के लोगों से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। सेवरेज की सूरत हाल देख लें, रोडों की सूरत हाल देख लें। यहाँ एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है और मैं फिर वही कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट को अपना हिस्सा मिलता है इस शहर कराची से और वो अपना हिस्सा हासिल करके उसको कोई मतलब नहीं कि कराची के लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, सिंध के लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। अगर पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी हुकूमत होती तो उसको वहाँ के लोग पलट देते, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज पैदा कर दी गई है डिवाइड और रूल के तहत कि यहाँ पर सिंधी महाजिर के नाम पर जो है तकसीम कर दिया गया है और उसी नाम पर पीपल्स पार्टी और दूसरी जमात जो है वो हुकूमत करती रही है, MKM हुकूमत करती रही है और अपने अपने मफादात हासिल करती रही है। तो इसका हल क्या है असलम साहब? अगर इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा तो ऐसा नहीं है कि फिर कराची के लोग एक अलग सूबे की बात करेंगे और फिर एक नया हंगामा बरपा होगा। ये जो शहर है, इस मुल्क को 70% रेवेन्यू देने वाला ये शहर कराची,
जब मफलूज होगा तो पूरा मुल्क मफलूज हो जाएगा। फिर कहाँ से एस्टेब्लिशमेंट अपना हिस्सा हासिल करेगी, कहाँ ये लोग जो है वो किस मुकाम पर पहुंचेंगे, मुल्क की तबाही फिर तो नजर आ रही है। दुनिया में सबसे पहले पेट होता है, जब पेट नहीं भरेगा तो लाकानूनियत बढ़ेगी। ये शहर कराची है, जब यहाँ लाकानूनियत बढ़ेगी तो यहाँ से सरमाया शिफ्ट होगा, इंडस्ट्री शिफ्ट होंगी, जैसे पहले माजी में होता है, होती रही। लेकिन क्योंकि मजबूरी है इस शहर की कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो रह रहे हैं, इंडस्ट्री जो चल रही है वो चल रही है। अभी पिछले दिनों असलम साहब ये हमारे कराची के जो थे वो 400 से ज्यादा ताजरों ने एक तकरीब में ये मुतालबा किया था एस्टेब्लिशमेंट से कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ कोई डील की गई, एस्टेब्लिशमेंट ने कोई डील की और उस सूरत हाल में इनको दोबारा लाने की कोशिश की गई तो हम सब लोग मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, अपनी इंडस्ट्री ले जाएंगे, अपना पैसा ले जाएंगे। तो उसके बाद एक बड़ा हंगामा बरपा हुआ था पूरे पाकिस्तान में, उसको तरदीदें आई थी। आर्मी चीफ ने यहाँ बहुत से ताजरों को बुलाया था, उनसे मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद ये कोई इसका रिजल्ट सामने नहीं आया और वही खामोशी है, वही उनको दबा दिया गया। लेकिन उन्होंने बात तो सही कही ना, उनको भाई रेवेन्यू वो दे रहे हैं, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, ये ताजिरी कर रहे हैं ना, ये बिजनेसमैन ही आगे कर रहे हैं ना। अब उन बिजनेसमैनों को जो देखते हैं तो वो देखते हैं जिस रोड से वो गुजरते हैं वो बोलते हैं यार हम करोड़ों रुपए इनकम वो दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लेकिन रोडों की क्या हालत है, पानी उनके घर नहीं आ रहा है। जितने लोग डिफेंस में रहते हैं, आप यकीन करें या नहीं करें, हजारों रुपए का पानी जो है ना, 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए का पानी डिफेंस में तो हुक्मरान रहते हैं, ज्यादातर हुक्मरान के मिनिस्टर हैं, बिलावल हाउस वहाँ पर है, मुख्तलिफ सियासतदान, बड़े बड़े लोग वहाँ पर। बिलावल हाउस को पानी मिल रहा है और आम लोगों को तो नहीं मिल रहा है ना डिफेंस में पानी। एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाया था, वो पूछने के लिए कोई तैयार नहीं है कि वो अरबों रुपए कैसे जाया हो गए, जिससे बिजली भी बननी थी डिफेंस के लोगों के लिए और पानी भी मिलना था। आज देखिए वो पूछने, यानी इस मुल्क में जो पैसे खा गया, मेरे अवाम के पैसे है ना, अवाम के पैसों का किसी को दर्द नहीं है ना, सियासी लोगों को दर्द है ना, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को दर्द है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं बस चल रहा है जैसे चल रहा है, लेकिन ऐसे मुल्क नहीं चला करते। अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना अच्छा मुल्क है, लेकिन इसके मुल्क को चलाने वाले जो लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं है। अल्लाह ताला इस मुल्क में अच्छे लोगों को लाए, और अवाम भी तो ऐसे ही है ना, अवाम भी जब वोट देने का वक्त आता है तो वो इस बुनियाद पे वोट दे देते हैं कि मैं पंजाबी हूँ लिहाजा मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा। हमारे यहाँ सियासी कारकुन जो है अपने लीडर का एहतसाब नहीं करता है। वो सियासी कारकुन जो है वो नारे के पीछे लगा होता है, जो उसको नारा दिया गया है। सियासी कारकुन ये एहतसाब नहीं करता कि आज हमने जब इसको मुंतखब किया है तो उसने 5 साल की इसकी कारकर्दगी क्या रही है। देखिए उसको उससे मतलब ही नहीं है। सियासी कारकुन भी हमारा जो है, जब 1960 के बाद की अगर आप ट्रेड यूनियन देखते हैं 60 से पहले की, तो एक उनके पास एक नजरिया होता था, उस नजरिए के तहत वो ट्रेड यूनियन थे, यूनियनिस्ट थे। आज जो वर्कर है वो भी नजरिए के तहत वोट नहीं देता, वो भी अपने मफाद के तहत ट्रेड यूनियन में वोट दे देता है, और जो लीडर है वो भी अपने मफाद के तहत, यानी ट्रेड यूनियन तबाह हो गई। जिस मुल्क में दुनिया में ट्रेड यूनियन से लोग निकलते थे, पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन लीडरशिप निकलती थी, बल्दियात से लीडरशिप निकलती थी। आज आप ना बल्दियाती इलेक्शन करवा रहे हैं, ना आपने ट्रेड यूनियन को बहाल किया, और ना ही जो है कॉलेजों में से जो क़यादत निकलती थी यूनिवर्सिटी में से वो भी सब खत्म हो गई। गया। यानी आप ये समझ लें इस मुल्क को लीडरशिप अच्छा मिल रहा है, कोई लीडर जो है वो चले चले जा रहे हैं। अभी आप देख लेंगे, अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक लीडर ने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की, और उसकी बेटी और बेटा, और वो खुद कौमी असेंबली, और दो बेटी और बेटा सूबाई असेंबली के इलेक्शन लड़े, और वो यानी आप सोचिए एक ही जैसे ही वो शामिल हुए पीटीआई, यानी पीटीआई ने तो देखे ना ये नारा दिया था कि हम जो है वो खानदानी सियासत को खत्म करेंगे, हम जो है वो लोकल गवर्नमेंट तक अख्तियार देंगे। आप मुझे बताएं लोकल गवर्नमेंट के, चलो सिंध में नहीं है तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या पंजाब में लोकल गवर्नमेंट को अख्तियार दिए गए, क्या केपीके में दिए गए, क्या बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट को अख्तियार दिए गए? यानी इसका मतलब है कि सारे लीडर एक हैं, इनका सफाया होना चाहिए। जब तक के इन तमाम लीडरों का सफाया नहीं होगा उस वक्त तक मामला सही नहीं होंगे, और उसके लिए जरूरी है कि पार्लियामानी निजाम को खत्म करके या सदारती निजाम लाया जाए और इंतजामी बुनियाद पर यूनिट बना। देखिए आज कराची के लोगों से आप बात करेंगे ना तो वो कहते हैं यार या तो इसे इंतजामी बुनियाद पर यूनिट बना दो या कराची को फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दो। फिर आप कहेंगे इसमें तासुब हो रहा है, तासुब नहीं हो रहा है।
ये लोगों की डिमांड बनती जा रही है, ये जरूरत बनती जा रही है। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम मार डाल के इसको रोक लेंगे, अगर इसको हल नहीं किया गया, फिर मैं इससे पहले भी मैं अपने कॉलम्स में लिख चुका हूं, अपने इंटरव्यूज में कह चुका हूं कि सिंधी दानिश्वरों को और महाजिर दानिश्वरों को बैठना होगा, वरना देखिए मुल्कों की जोग्राफिया बदलता रहता है, सूबों का जोग्राफिया बदलता रहता है। जैसे जैसे लोग, अब 100 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, ये जोग्राफिया तब्दील होगा। तब्दील इसी तरीके से आती है कि जब जुल्म होता है, जब जुल्म होगा, ज्यादतियां होती हैं कौमों के साथ ज्यादतियां, क्योंकि सूबे में एक वो पैदा कर दी गई है। यानी सूबे का जो एक मुतालबा जो आप कह रहे हैं ना, एक जोग्राफिया सूबे का बन चुका है कि सूबा कराची बनना चाहिए। क्यों? कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि ज्यादती नहीं करो किसी के साथ। ज्यादती करोगे, कराची में खाली कराची के महाजरों के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, यहाँ पंजाबी भी रह रहा है, पठान भी रह रहा है, बलोच भी रह रहा है, सिंधी, सबके साथ ज्यादती हो रही है। जब ये ज्यादतियां होंगी और एक दिन सब खड़े हो गए, तो फिर कोई भी दुनिया में कभी भी ताकत से जो है वो लोगों को नहीं रोका गया। ईरान की आप देख ले, हमारे सामने की बात है, जब ईरान में कौम एक हो गई तो उन्होंने शहनशाह ईरान को पलट कर रख दिया। बहुत ताकतवर था शहनशाह ईरान। अमेरिका का दूसरा नाम एशिया में जो है वो ईरान था। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया शहनशाह ईरान? इसी तरीके से जो लोग, जो पार्टियां भी ये जुल्म कर रही हैं, वो पार्टियां नहीं रह पाएंगी। आज हैं, जब कल लोगों की समझ में आ जाएगा कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, इसके बाद पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी और महाजिर हैं, जब उस वक्त जब लोगों ने इस बुनियाद पर लोगों ने वोट देना शुरू कर दिया, तो आप देखें इस मुल्क की हालत भी बदलेगी, इस मुल्क से लीडर भी निकलेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हम लीडर जो निकाल रहे हैं, उस लीडरों को हम देखें कि अगर हमने पिछली दफा जब उनको वोट दिया था और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इस दफा हमें उनको वोट नहीं देना चाहिए। आप देख लें, मैं तो आपको यकीन करें या नहीं करें, मैं हमेशा अपने लोगों से कहता हूं, अपने दोस्तों से कहता हूं कि भाई अच्छे लोगों को वोट दो जो आपका काम कर सके। ऐसा ना करोगे यार किसी, और मैं फिर खिलाफ हूं इस बात की कि कोई गरीब इलेक्शन लड़े। जब गरीब इलेक्शन लड़ता है तो गरीब लड़ेगा कैसे इलेक्शन? उसके बाद पैसे ही नहीं, या तो दौलत की रेल फेल है, या तो पैसा, इलेक्शन में इस कदर ज्यादा पैसा चाहिए कि गरीब आदमी का तो काम ही नहीं है। असलम साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। ये असलम साहब थे, पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल फोरम के चेयरमैन हैं, और माजी में भी इनकी जदोजहद रही है और आज भी ये इनकी जदोजहद जारी है। आप मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया असलम साहब, थैंक यू, थैंक यू।